बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। मुझे कभी कभी बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। वो इसीलिए नहीं क्योंकि इंडिया इज माई कंट्री एंड आई लव इट, आई ऑब्वियसली लव इट, बट यहाँ पर जो रचनाकार है उनकी कलम से कुछ कुछ बेबाक तरीके की मिट्टी की खुशबू आती है। यहाँ पर जो भी बड़े शायर हैं, या गुलजार मीर तकी मीर और अल्लामा इकबाल हो या मंटो साहब हो, इन सब रचनाकारों से एक अलग ही तरह की खुशबू आती है। वो फिर वो अपनी जिंदगी का सच हो या प्यार का सच हो या सोसाइटी का सच हो, ये उनके लिखावट में एक रिफ्लेक्शन सा नजर आता है, जिसको पढ़ने में एक अलग ही दुनिया है। मतलब जो इन रचनाओं को पढ़े बिना मुझे लगता है अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसने बहुत कम जिंदगी जी है, मुझे ऐसा लगता है, या जिंदगी नहीं भी जी हो, ऐसा अगर बोला जाए तो भी ठीक है। इन रचनाओं को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक आर्टिस्ट हो उसको तो इन कलमों को समझना और इस कलम से जो दुनिया बाहर निकली है उस दुनिया से रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मंटो से मेरी मुलाकात कहानियों से और किताबों से तो हुई है, लेकिन एक साल पहले मैंने एक नाटक किया था सिया मंटो पुणे में, जो हटिया नाम की एक कहानी है उसके ऊपर इंस्पायर्ड है और उससे लिखी गई है। और माधव और सौगंधी इन दो कैरेक्टर्स का एक रिफ्लेक्शन, उनकी जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन इस कहानी में है। और माधव जो कैरेक्टर है, एक पुलिस हवलदार का कैरेक्टर जो मैंने किया था, जो मुंबई से पूना जाता है और उसके संबंध एक वैश्या के साथ में होते हैं जिसका नाम है सौगंधी। मंटो ने ऐसा कहा है कि उसे घर के आम औरतों से ज्यादा रंडी खाने में बैठी हुई वैश्या ज्यादा पसंद है। वो उसके लिए हीरोइन हो सकती है क्योंकि वो अपने इस्तेमाल किए जाने के बारे में जानती है। मंटो के किरदार एक बार में मंटो को पढ़ा नहीं जा सकता। मंटो को एक बार में पढ़ना और उसके किरदारों को समझना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही उच्च श्रेणी का कोई जो पढ़ने वाला होगा या लिखने वाला होगा, ये उसे ही इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली उसके किरदार जो है वो बहुत ही स्ट्रेट है, वो जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। सवाल दरअसल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसा ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं तो अपनी कहानियों को बस एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके। जी हाँ, ये मेरे अफसाने नहीं है, ये उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार सादत हसन मंटो के अफसाने हैं। उनकी कलम जिंदगी के बीच के हिस्सों से आती थी, यानी कि समाज का सच। वो सच को सच, झूठ को झूठ और नंगा को नंगा लिखते थे। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, या कोई there was clear transparency। और मंटो का जन्म वैसे आज ही के दिन 11 मई 1912 में हुआ था, समराला, पंजाब, हिंदुस्तान में। और इनकी मृत्यु हुई है 18 जनवरी 1955 में, लाहौर, पाकिस्तान। और ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो फासला रहा है, ये उनका जीवन है। बड़े ही बेबाक तरीके से लिखते थे। उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं, लेकिन उसमें से कुछ जिनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, जैसे कि बू और खोल दो, या काली शलवार, या ठंडा गोश्त, जिसकी वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा था। और उनकी सबसे पसंदीदा और लोगों की सबसे पसंदीदा में से एक जो है वो है तोबा टेकसीन, जो कहते हैं उनकी बीवी ने जब उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेजा था, उस वक्त उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को बनाकर उसे लिखा था।
मंटो के जो किरदार है वो गंदे भद्दे और गांव से आए हुए गवार जरूर होंगे, लेकिन वो सच बोलते हैं। उससे ज्यादा सच मैंने आज तक मुझे लगता है कम ही लिखावट में देखा होगा। विभाजन के बारे में, या जब वो कैंप में रहते थे तभी की बातें, या जब वो ऐसे वैश्याओं के बारे में लिखते थे, मुझे लगता है कि जिंदगी के बीच में रह के जिंदगी के रस का अनुभव उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और ऐसा करना एक लेखक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपने आसपास की ज़िंदगी को, अपनी सोसाइटी को, उसके रिफ्लेक्शन को लिख ना पाए तो फिर वो लेखक होने के काबिल नहीं है, या वो लिख नहीं पाएगा, या फिर वो लिखेगा लेकिन वो पहुंचा नहीं पाएगा जो पहुंचने की ज़रूरत है। आज अगर हमारे आसपास की चीज़ें जो भी हो रही हैं उसके बारे में हम नहीं लिखते हैं तो मुझे लगता है कि समाज से लेकर उसे वापस देने में हम नाकामयाब हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मंटो मेरे लिए बस एक अफसाना निगार नहीं है, मंटो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सच है। मुझे लगता है कि मैंने उससे सच लिखना सीखा, मैंने कहीं ना कहीं उससे रिलेट किया, और जो मेरे आसपास होता है, जो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती हैं, उसके बारे में लिखना मैंने सीखा है। तो मैं मंटो साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी एक कविता जो कि समाज का और सोसाइटी का सच है और उसके इर्द गिर्द घूमता है, और जिससे मुझे लगता है कि जो समाज के एक खुदगर्ज दायरे हैं जो हम बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, उसको तोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन आप उसे तोड़ जरूर सकते हैं। मेरी जो आज की कविता है वो समाज के बीच में से ही आती है। कुछ दिन पहले मैंने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी थी जिसका नाम है दिल्ली क्राइम। शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, जो एक बहुत ही मशहूर केस था दिल्ली का, जो निर्भया रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। उसमें एक वर्डिक्ट था राम सिंह नाम का, जो बस ड्राइवर था, जो स्कूल बस ड्राइवर था, और उसने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि रेप करना मेरी गलती नहीं थी, मैं तो बस उससे डराना चाहता था, हम थोड़ा खेलना चाह रहे थे। और वो लड़की चूंकि रात में इस समय पर वो दिल्ली में सड़कों पर बाहर निकली थी और उसने कम कपड़े पहन रखे थे और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो बैठ रही थी और वो उसके साथ थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम पास कर ले, लेकिन उसने थप्पड़ मारा, इसीलिए हमने उस पर रेप किया। और इसको बोलते वक्त वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें आती कहाँ से, मतलब इतना इविलनेस, इतना जो मन में तिरस्कार है किसी भी अन्य आदमी के लिए, या हमसे जो जुड़ा हुआ है, वो समाज का एक हिस्सा है, पर वो दरंदगी और उस सोच के लिए मैं अपने आप को, उसके बाद वो देखने के बाद, वो सीरीज देखने के बाद, वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, उसको देखने के बाद मैं सो नहीं पाया। तो उस वक्त लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं कुछ देखता हूँ और हम सब देखते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब होने के बाद मुझे लगता है उसको यू नीड टू पुट इट समवेयर, यू नीड टू राइट डाउन, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो जब मैं लिख रहा था तो मैंने ये कविता लिखी जिसका नाम है हुस्ने बेपर्दा। इसी के साथ जब ये सारे इल्ज़ामात और ये सारी न्यूज़ आ रही थी, तो एक कोई मंत्री था जिसको मैंने ये बोलते हुए सुना था कि लड़कियों को कम कपड़ा पहनना बहुत गलत है, और किसी स्टेट में कपड़े, कोई कलर के कपड़े पहनना भी शायद बंद हो गया था। तो ये सारी जो सोच है, मुझे हंसी आती है, बिल्कुल जैसे मंटो इस समाज के बारे में लिखता था, इसकी सच्चाई के बारे में लिखता था। तो मैंने सोचा कि इस सच्चाई के बारे में मैं भी लिखूं कि किसी के पहनने पर, पहनावे पर आप अपना जजमेंट नहीं दे सकते। उसे कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने हैं, ये उसका हक है। उसके ऊपर मैंने अपनी कविता लिखी है, मैं फरमाता हूँ, सुनिएगा। हुस्न बेपर्दा होना उसकी मुसलसल रवायत थी, यानी कि रोज का काम। हुस्न बेपर्दा होना उसकी मुसलसल रवायत थी,
लोगों के लिए वो हशिया, वैश्या या जिस्माना हक बेचने वाली वस्तु हो सकती है, मगर समाज के उन खुदगर्ज दायरों को वो कब का लांघ चुकी है। वो क्या पहनती थी, क्या पहनती है, या वो लिबास पहनती है भी या नहीं, यह अब उसके हक में है। क्योंकि जिस्म फरोशी करने वाली उन नजरों को उसने बर्दाश्त करके उसे टालना सीख लिया था। मानो जैसे खुदा से ही सबब में उसे अपने जिस्म पर एक मालिकाना हक सा मिल गया था। वो गलत नहीं थी, खुदा जानता था। आदम और हव्वा को भी उसी ने बनाया था, वो उन्हें अपना मानता था। वो तो आंखों का कसूर था जनाब, जो वक्त होते खुल गई। कुछ को खुसरो मिले और कुछ को नग्नता से ईर्ष्या हो गई। सेब की वजह से नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। आखिर में आपसे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर मंटो को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मंटो साहब जब इस दुनिया में थे और वो जब लिखते थे तो वो कभी मशहूर नहीं हो पाए, कोई उन्हें मशहूर नहीं कर पाया। लेकिन उनके जाने के बाद जो पूरा समाज है, जो पूरी कायनात है, ये उनकी कर्जदार है। और मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने उनकी कहानियां पढ़ ली ना, तो आप भी उनके कर्जदार रहेंगे पूरी जिंदगी भर। आपके ऊपर बहुत कर्जा हो जाएगा। जाके पढ़िए कुछ कहानियां, मैं लिंक में आपको ज़रूर भेजता हूँ। आप मेरा लिंक देखिए और प्लीज़ सी द बायो एंड प्लीज़ गो एंड रीड। टेक केयर, शबा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद। समझो कारण दोष नहीं है कोई।